नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी। गद्य है क्रांतिकारी शेखर का बचपन और लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी। और साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न होगा कि उपन्यास किसे कहते हैं। तो उपन्यास यानी एक नवल कथा, इसको हिंदी साहित्य में उपन्यास कहते हैं। तो आज हम अज्ञेय जी का एक उपन्यास अंश जो है कि क्रांतिकारी शेखर का जो बचपन शेखर एक जीवनी भाग 1 से लिया है, तो ये उपन्यास अंश 1940 में लिखा गया है। तो इसमें कौन सी बात लिखी गई है? सन 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन की असर एक बच्चे पर, चंद्रशेखर आज़ाद जब बच्चे थे उनके ऊपर इस आंदोलन की असर कैसे पड़ी, उस बात का उल्लेख ये गद्य में हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अज्ञेय जी का थोड़ा परिचय लेते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्या कुशीनगर में हुआ था। बचपन में 1911 से 1915 तक समय उनका लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय वो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में रहे हैं। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण कारागार में रहना पड़ा। यानी जब उन्होंने ये आंदोलन हुआ था तो क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लिया तो उनको कारागार यानी जेल भुगतनी पड़ी थी। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के उपाध्यक्ष में भी काम किया है। और अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति थे। विद्रोह उनके साहित्य का मूल चेतना है। तो उपन्यास, उनका एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। और उनके अतिरिक्त उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये 2 उनके उपन्यास हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार और इस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1904 में मिला है। और कितनी नावों में कितनी बार 1979 में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरी अहेरी, हरि ओ करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया है। तो ये आज हम उनकी अज्ञेय जी की एक रचना पढ़ने जा रहे हैं, क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो ये जो अंश है तो शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। तो हम अज्ञेय जी की एक रचना पढ़ते हैं, क्रांतिकारी शेखर का बचपन। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनका बचपन के बारे में, जो असहयोग आंदोलन की असर कैसे पड़ी, उस बात का उल्लेख मिलता है। तो स्टूडेंट, हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि उनका जन्म है वो हमारे दाहोद से 38 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में स्थित भाभरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जागरानी देवी थी। तो ये उनकी ये संतान है चंद्रशेखर आज़ाद। तो उनके ऊपर सन 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसकी असर क्या हुई, तो इस बात को उजागर करती हुई एक कृति है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों को खोलकर अपने आप को बहाने लगा। अपने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए,
जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उनके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने उनके देसी कपड़े उनके पास नहीं थे कि वो बाहर जा सके। प्रायः दोपहर जो वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत सी कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती कि गांधी जी की बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपने खिड़की से पुकारता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो बताते हैं यहाँ पर कि असहयोग की एक लहर आई, जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो पूरे देश में ये क्रांति बहने लगी थी। सभी लोग विदेशी मालों का विरोध करने लगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद उस समय बहुत छोटे थे, तो वो भी जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। तो वो अपने दोनों हाथ खोलकर उस क्रांति में जाने के लिए मन ही मन घर पर ही प्रयत्न करने लगे, इस क्रांति से जुड़ने का प्रयत्न करने लगे। और जब सभी लोगों ने ये विदेशी जो माल और जो सामान था उसका तिरस्कार कर दिया, उसका विरोध कर दिया, ये विदेशी सामान अपने उपयोग से भी टालने लगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने जो विदेशी कपड़े थे वो उतार कर रख दिए और फिर उनके जो 2-4 मोटे कपड़े थे यानी खादी के जो कपड़े थे वो पहनने लगे और बाहर घूमने जाने आना जाना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, देसी कपड़े नहीं थे, यानी खादी के जो कपड़े रहते हैं वो उनके पास ज़्यादा नहीं थे। कहीं बाहर जाना है तो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, इसलिए वो बाहर आना जाना छोड़ दिया। और फिर दोपहर में जब ये कहीं कहीं आंदोलन होता था कहीं कहीं जगह पर, तो वो भी बाहर जाकर उसमें हिस्सा होने का वो प्रयत्न कर रहे थे उस क्रांति में। तो कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उन तक पहुंचती। तो समवेत पुकार किससे कहते हैं कि लोग एक साथ जब बोलते हैं, जब नारा लगाते हैं उसे समवेत पुकार कहते हैं। एक साथ लोग बोलते हैं। तो कौन सा नारा बोलते थे कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। तब वे चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी खिड़की से यही नारा बोलते थे, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। और बस इतना ही करते थे इस क्रांति में, इससे आगे वो नहीं जा सकते थे। घर से अनुमति नहीं थी, यानी अनुमति का अर्थ होता है रजा, मंजूरी। तो ये बच्चे थे इसलिए उनके माता पिता उनको अनुमति नहीं देते थे। अनुमति का न होना तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। अगर उनको जाने देते तो फिर वो आगे नहीं जा पाते, लेकिन ये उनके जब छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगाम के स्वरूप लगा दी जाती है कि उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना देते, नियम घर में कर देते हैं। तो ये जो अनुमति न थी तो उनके मन को बाहर क्या हो रहा है नया नया कुछ मार्ग ढूंढने के लिए वो मन ही मन प्रोत्साहित होते थे। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के कमरे में जो विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाना उसकी हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। तो एक दिन की बात है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद घर में अकेले थे और माँ ऊपर कोठे पर थी, ऊपर वाले रूम में थी, तो सभी लोग बाहर थे। तो ये चंद्रशेखर ने सभी कपड़े बटोरे, इकट्ठे किए सभी विदेशी कपड़े और एक जगह लाकर रख दिए और लैंप से मिट्टी का तेल यानी घासलेट जिसे हम कहते हैं और गुजराती में केरोसिन बोलते हैं, वो डालकर उसमें आग लगा दी। और बताते हैं कि उस समय तेल का पीपा यानी केरोसिन का जो डिब्बा रहता है वो नौकरों के पास रहता था, इसलिए वहाँ जाना उसकी हिम्मत नहीं हुई। कहीं नौकर लोग मना कर देते और उनकी माता पिता को बोल देते तो डांट पड़ती।
तो धीरे से चुपके से उन्होंने जो तेल का पीपा जो था, जो मिट्टी के तेल का जो दिया जलाते हैं, उस लैंप से मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डालकर ये सारे विदेशी कपड़े में आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, यानी उनके अंदर जो उत्साह था वो भी आग की तरफ भड़कने लगा। आह्लाद यानी आनंद जो उनका था, जो उत्साह था, वो भी आग की तरह भड़कने लगा। आगे कहते हैं कि आग एकदम भड़क उठी, शेखर का आह्लाद भी भड़क उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोल बहला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर बताया है कि जब विदेशी माल को जब आग लगा दी तो ये पूरा जो विदेशी माल था, विदेशी कपड़े, वो आग की तरह जलने लगे। और आग कैसी थी? लाल लाल आग थी, उसकी जो लो है वो लाल लाल हो गई थी। और बताते हैं कि थोड़ी देर के बाद उनकी जब माँ आई तो उन शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए। उनका कहने का अर्थ क्या था कि उनकी माँ ने उनके गालों पर चाटा मारा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जिस तरह आग लाल रहती है, इसी तरह चंद्रशेखर के भी गाल लाल हो गए, यानी उनकी माँ ने उनको पीटा है। और वो भी गाल भी जलने लगे और विदेशी कपड़े भी जलने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो विदेशी कपड़े जो थे वो जलकर ढेर राख हो गए। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। घृणा का अर्थ होता है नफरत। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। अगर हम कहीं विदेशी कपड़े या कुछ भी सामान का प्रयोग करते हैं तो ज़रूरत के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो विदेशी है, उस विदेशी जो चीज़ है उसका हम काफ़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि विदेशी का जो सामान है वो हमारे नस नस में, यानी हमारे स्वभाव में वो चीज़ चली गई है और विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है, ऐसा बताया। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई बातें भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसके घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे और यह भी वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानते थे। तो ये चंद्रशेखर के जो पिता थे तो वो बताते थे कि सभी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करो। और ये चंद्रशेखर भी जानते थे, शैशव अवस्था से ही जानते थे, यानी बचपन से। शैशव का अर्थ होता है बचपन, तो बचपन से ही वो अंग्रेजी बोलना भी जानते थे। पर हिंदी अभी सीख रहा है, चंद्रशेखर अब हिंदी सीख रहे हैं। उनकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ वो उस दिन पर रहता था वो अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, लेकिन वह दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। यानी पिता चाहते थे कि वो अंग्रेजी में बात करे। तो ये जो मिशनरी जो थे, उनको पढ़ाने वाला जो टीचर जो घर पर आते थे, अमेरिकन मिशनरी था, वो पढ़ाता कुछ नहीं पर अंग्रेजी की शिक्षा वो देता था। यानी जब हम अंक सीखते हैं, इसी तरह ये अंग्रेजी में जो अक्षर ज्ञान बताते हैं वो अंग्रेजी में ही सिखाता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है। स्टूडेंट, हमारी मातृभाषा जैसे गुजरात वालों की गुजराती है, मध्य प्रदेश वालों की हिंदी है और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बताते हैं कि जो हमें माता से यानी मातृभूमि से जो भाषा मिलती है वो हमारी मातृभाषा है। तो बताते हैं कि अंग्रेजी ही उनकी मातृभाषा, ऐसा उनको लगा, और विदेशी ही उसकी माँ है। ये अंग्रेजी हम भारतीय संस्कृति की भाषा नहीं है, वो तो विदेशी है। तो बताते हैं कि ये अंग्रेजी जो है वो तो विदेशी है और विदेशी उनकी माँ कैसे कहे। तो उनको आत्माभिमान की बहुत सख्त धक्का लगा। उनकी जब समझदारी आई कि मैं तो शुरू से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ और अंग्रेजी मेरी माँ कैसे हो सकती है, मेरी मातृभाषा।
तो उनको एक थोड़ा धक्का लगा यानी दुख लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। घृणित यानी नफरत। तो बताते हैं कि अंग्रेजी उनको माँ मानना, अपनी मातृभूमि भाषा मानना वो नफरत समझते थे। उसी विदेशी माँ को कहने की बाध्य हो, उसने उसी दिन एक बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। तो अब चंद्रशेखर ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया है और बात बात में जब अंग्रेजी शब्द बोलते थे वो धीरे धीरे दूर करने लगे। आज भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं बात बात में हम अंग्रेजी शब्द भी बोल देते हैं और हम ज़्यादातर सॉरी और थैंक यू ये दोनों शब्द बात बात में हम बोल देते हैं और काफ़ी सारे आजकल तो हम शब्द अंग्रेजी शब्द बोलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को उन्हें लगा कि हिंदी यानी भारतीय हूँ मैं, भारतीय संस्कृति मेरी जान है, तो मैं उसी का प्रयोग करूँगा। तो धीरे धीरे अपने जो भाषा है उसमें हिंदी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करने लगे और जो अंग्रेजी शब्द थे वो दूर करने लगे। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ कर दिया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं जगह कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अब कुछ लिखना चाहा है कि मेरा ज्ञान हिंदी भाषा में अच्छा है तो मैं एक राष्ट्रीय नाटक लिखूं, ऐसे बताकर उन्होंने प्रोत्साहित हुआ ये चंद्रशेखर और अब एक नाटक लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन कभी कोई नाटक वगैरह देखा नहीं था, लेकिन उनको एक स्मृति ताज़ी थी जो एक खेल देखा था उसमें, तब नाटक तो लिखना शुरू कर दिया। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, तो वो प्रस्तावना ज्यों की त्यों लिख दी। मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। उसके बाद जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है, अन्वतरण कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया और अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहले टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत का एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यानी ये जो एक राष्ट्रीय नाटक लिख रहे थे तो मैं उसमें कौन कौन सी बातें लिख रहे थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रस्तावना लिखी। तो प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों लिख दी, कुछ मामूली परिवर्तन किया था। फिर उनके विषय में क्या आता है, नाटक किस विषय पर लिखा, तो बताते कि एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न है। यानी जो लोकतंत्र जो हमारा है उसका विराट स्वप्न है कि एक भारत कैसा होना चाहिए। और बताते हैं कि उस भारत के पिता यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। सिद्धि के लिए साधन है, यानी सभी लोगों को सफलता के लिए जो लोग मेहनत कर सके इसके लिए रोजगार है। अनवतरण कताई और बुनाई, जब गांधी जी ने बताया था जो विदेशी जो माल थे उससे तो हटा देना था, लेकिन जो खादी के कपड़े के लिए वो कताई और बुनाई यानी चरखा चलाते थे। ये ऐसे ऐसे पूरा सभी सब कुछ उन्होंने नाटक में लिखा और बताते हैं ये मनुष्य जो है वो विदेशी चीज़ों का त्याग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बताया कि गांधी जी ने बताया था कि कोई तुम्हें एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना, ताकि उसको समझ में आए वो गलत कर रहा है। तो ऐसे ऐसे सब कुछ सारी बातें उन्होंने एक राष्ट्रीय नाटक में लिखी। और बताते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया। यानी भारत कैसा होगा, कहीं झूठ मूठ कहीं हिंसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गांधी जी के मार्ग पर हिंसा से दूर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर
और सत्य भी कैसा, हरिश्चंद्र की तरह सभी लोग सत्य हरिश्चंद्र बन जाए, ऐसा सत्ययुग की तरह सभी लोग भारत में रहे। ऐसे ऐसे भारत का स्वप्न देखा और एक वो नाटक लिख रहे हैं। और नाटक का जो अंतिम दृश्य था, स्वाधीन और बाधाहीन, यानी सभी को स्वाधीन भारत, किसी के ऊपर आधार नहीं रखना है, अगर जो भी चीज़ चाहिए वो भारत पैदा कर सके, ऐसा भारत, और बाधाहीन, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा भारत, यानी एक नाटक के अंदर उन्होंने पूरा विषय बना ली। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसा आया ऐसा एक नाटक तो नहीं लिख लिया, लेकिन एक दिन की बात बता रहे हैं। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। तो बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे और पिता पीछे पीछे, यानी चंद्रशेखर आज़ाद और उनके पिता एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं कहीं कुछ काम से। तो उनके पिता के साथ उनका ये बच्चा शेखर भी साथ थे, चंद्रशेखर भी उनके साथ थे। और कौन सा स्टेशन, तो बांकीपुर स्टेशन पर सामान रख कर, यानी वेटिंग रूम जो रहता है वहाँ पर सामान रख कर वो लोग टहल रहे थे, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से वहाँ दोनों बाप बेटे घूम रहे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये जो लड़का आया था, ये बाप बेटे जब टहल रहे थे बांकीपुर स्टेशन पर, तब एक लड़का आकर चंद्रशेखर आज़ाद से पूछ रहे थे, अंग्रेजी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद को तो अंग्रेजी आती है, व्हाट इज़ योर नेम ऐसा पूछा होगा। शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा और लड़का एक अच्छा सा सूट पहना था, उस पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। ये लड़का जो था वो अभिमानी था, शायद उसे वह अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। ये जो लड़का आया था, चंद्रशेखर को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अंग्रेजी में पूछा, तो ये लड़का जो था वो अहंकारी था, अभिमानी था। वो शायद यही बताना चाहता था कि मुझे अंग्रेजी आती है। तो चंद्रशेखर को आती है या नहीं, उस बात की वो परीक्षा कर रहा था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। क्यों अपमानजनक लगा? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ, पर मैं तो धीरे धीरे अंग्रेजी को छोड़ रहा हूँ और हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए उनको प्रश्न थोड़ा बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे उनके पिता थे। शायद उनको लघुता ग्रंथि या गुरुता ग्रंथि, अर्थात पिता की उपस्थिति में बात करने वह झिझक रहा था। झिझक यानी शर्म या संकोच कर रहा था। अगर हम भी कहीं पर देखें तो हमें गुरुता ग्रंथि या लघुता ग्रंथि आजकल बच्चे में देखने को मिलती है। अगर प्रश्न का उत्तर आता है फिर भी लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि लोग क्या कहेंगे। और जब प्रश्न पूछते हैं तो कुछ लोगों को उत्तर आता है फिर भी वो लोग नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनको ऐसा डर लग रहा है कि मेरे दोस्त और सभी लोग मेरे सामने देखेंगे, अगर कहीं मेरा उत्तर गलत हो गया तो। ऐसा डर, यानी वो लघुता ग्रंथि से पीड़ित हो रहे हैं। और कुछ लोग गुरुता ग्रंथि से, जो मन में आया बिना सोचे जो शब्द आया कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। तो ये गुरुता ग्रंथि और लघुता ग्रंथि से वो नहीं बोल पाया और पिता की उपस्थिति में वो झिझक रहा था, संकोच हो रहा था। झिझकना यानी संकोच। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यानी वो उसका अहंकार अब बढ़ गया। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उनसे तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज़, मेरा नाम है। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो अंग्रेजी में ये लड़का चंद्रशेखर से पूछ रहा है, मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? हालांकि शेखर भी पढ़ रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में उत्तर दे सकते थे और हिंदी में भी दे सकते थे, लेकिन शेखर के पिता वहाँ न होते तो उस प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता कि हाँ मैं भी अंग्रेजी समझता हूँ, लेकिन उसका उत्तर मैं हिंदी में दूंगा।
उसके मन में यह संदेह भी उठ रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, यानी जो पढ़कर आया था वही वो ये लड़का दोहरा रहा था। अंग्रेजी उतनी जानता ही नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा और उत्तर कोई नहीं दिया। तो चंद्रशेखर ने समझ लिया कि जो लड़का है वो पूरा रट्टा मार कर आया है, गोख कर आया है, कुछ पाठ वगैरह गोख लिया है उसने और वही दोहरा रहा है। उसको शायद आता ज़्यादा कुछ नहीं है। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा। क्रुद्ध का अर्थ होता है कठोर स्वर में, क्रोध से उनके पिता ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है क्या? तो ये चंद्रशेखर ने जब उस लड़के का उत्तर नहीं दिया तो इसलिए डांट रहे थे, और लड़का तो अब चला गया है, लेकिन उनके पिता ने डांटा कि तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया, तुम्हारा मुंह टूट गया है क्या? ऐसे क्रोध से बोला। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की कुछ गुस्ताखी करने से बच गया, यानी आनाकानी कि उत्तर क्यों दिया नहीं दिया, ऐसे कुछ जो भी बहाने थे वो बताने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने बोल नहीं निकलता। और शेखर ने सुन लिया तो और भी ये चंद्रशेखर चिढ़ गए। ये जो बांकीपुर स्टेशन पर जो घटना हुई थी, जो लड़का आया था उसने नाम वगैरह पूछा, लेकिन चंद्रशेखर ने उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो तो अब चाहते हैं कि अब अंग्रेजी उनके शब्दों से, उनके मुंह से जो उनकी भाषा है वहाँ से अंग्रेजी शब्द निकल जाए और सभी अपने जो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है और भारतीय संस्कृति है उसका प्रयोग करने का वो निर्णय कर चुके थे। इसलिए उनको गुस्सा आया। तो बचपन से ही ये क्रांतिकारी जो शेखर थे, उनके बचपन से ही ये भाव उनके मन में आ गया था कि विदेशी जो सामान है उसका प्रयोग न करना, और हमारी बोलचाल से लेकर व्यवहार में, हमारी प्रकृति में जो हमारी भारत माता है और भारतीय संस्कृति है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो गद्य था ये पूर्ण हुआ, और ये पूरा गद्य क्रांतिकारी शेखर का जो बचपन है, तो चंद्रशेखर आज़ाद में ये क्रांति का भाव बचपन से ही आ गया था। तो ये पूरा अंश अज्ञेय जी की रचना शेखर एक जीवनी उपन्यास भाग 1 से लिया गया है। तो यहाँ पर क्रांतिकारी शेखर का बचपन ये गद्य पूर्ण होता है। अस्तु।